तो आज हमारे हाथ ये कुछ नोट्स लगे हैं भारत की अदालतों के बारे में। हाई कोर्ट, उनसे नीचे की अदालतें, कई बार ये पूरा सिस्टम काफी पेचीदा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। कौन सी कोर्ट क्या करती है, किसका क्या दायरा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, तो चलिए आज कोशिश करते हैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है। हमारे पास ये जो नोट्स है ये भारतीय न्यायपालिका के एक बड़े हिस्से हाई कोर्ट और उनके नीचे काम करने वाली अदालतों पर रोशनी डालते हैं। मकसद ये है कि हम मिलकर समझें कि ये अदालतें हैं क्या, इनके पास क्या ताकतें हैं और आम इंसान के लिए ये क्यों जरूरी हैं। बिल्कुल, आम नागरिक से इनका क्या कनेक्शन है ये समझना जरूरी है। तो तैयार है? तैयार है। गोता लगाते हैं अदालतों की इस दुनिया में और देखते हैं संविधान ने इन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी है। चलिए शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट से। संविधान का भाग 6 खासतौर पर राज्यों और उनके हाई कोर्ट के बारे में है। अनुच्छेद 214। ये अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये बेसिक सिद्धांत है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज की तारीख में हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, जबकि राज्य ज्यादा हैं। हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव सबके लिए है। सही। या गुवाहाटी हाई कोर्ट को देखें, वो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों का काम देखता है। जी हाँ, गुवाहाटी का जुरिस्डिक्शन काफी बड़ा है। नोट्स में भी कलकत्ता, अंडमान निकोबार के लिए, केरला, लक्षद्वीप के लिए और मद्रास, पुडुचेरी के लिए जैसे उदाहरण दिए हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, बाकायदा संविधान में इसका इंतजाम है। अनुच्छेद 231। अच्छा, 231 में क्या है? अनुच्छेद 231 संसद को ये अधिकार देता है कि वो 2 या ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। ओह, तो ये पार्लियामेंट तय करती है? हाँ, सोचिए हर छोटे राज्य या प्रदेश के लिए अलग हाई कोर्ट बनाना कितना खर्चीला और मुश्किल हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। तो ये साझा व्यवस्था संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने और प्रशासन को आसान बनाने में मदद करती है। सही बात है। अच्छा, तो इन हाई कोर्ट्स में होता कौन कौन है? मतलब इनकी बनावट कैसी है? हर हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस होते हैं और उनके साथ कुछ और न्यायाधीश। इनकी संख्या फिक्स होती है? नहीं, फिक्स नहीं होती। राष्ट्रपति जरूरत के हिसाब से तय करते हैं। अच्छा। और इनकी नियुक्ति? अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनकी नियुक्ति भी एक अहम प्रक्रिया है। राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करते हैं, लेकिन सलाह मशवरे के साथ। सलाह मशवरा मतलब? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ओके, सीजेआई और गवर्नर। जी, और बाकी जजों की नियुक्ति में इन तीनों के साथ साथ उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी ली जाती है। तो काफी लोगों से कंसल्टेशन होता है। हाँ, ये सलाह मशवरे की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति में पारदर्शिता और संतुलन बना रहे। और कोई भी वकील जज बन सकता है क्या, या कोई खास योग्यता चाहिए? नहीं, योग्यताएं तय हैं। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो ठीक है। दूसरा, कम से कम 10 साल तक भारत में किसी न्यायिक पद पर काम किया हो, मतलब जज वगैरह रहा हो। या फिर कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो। ओके, 10 साल का अनुभव जरूरी है। हाँ, ये अनुभव जरूरी माना जाता है। और ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? रिटायरमेंट एज क्या है? हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 62 साल? सुप्रीम कोर्ट से कम है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है। और इन्हें हटाना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं, हटाना बेहद मुश्किल है। प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। यानी कि वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया? हाँ, आप कह सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, वो भी सिर्फ साबित हुए दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। बाप रे, काफी मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल प्रक्रिया जजों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है ताकि वो बिना किसी डर के काम कर सकें। अगर कोई जज खुद ही पद छोड़ना चाहे, रिजाइन करना चाहे तो वो अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को भेजते हैं। ओके। और शपथ, ओथ कौन दिलाता है? पद संभालने से पहले उन्हें राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 219 में है ये। अच्छा, ये तो हो गई नियुक्ति और कार्यकाल की बात। हाँ। इनके वेतन और पेंशन का क्या सिस्टम है? नोट्स में कुछ आंकड़े हैं, शायद 2.5 लाख और 2.25 लाख। हाँ, सही है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन करीब 2.5 लाख रुपए महीना और बाकी जजों का 2.25 लाख रुपए महीना है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इनकी तनख्वाह तो राज्य की संचित निधि
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आती है। यानी राज्य सरकार देती है। हाँ, पर इनकी पेंशन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, यानी केंद्र सरकार से। अरे ये क्यों? सैलरी स्टेट से, पेंशन सेंटर से। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि रिटायरमेंट के बाद भी वो किसी राज्य सरकार के दबाव में ना रहें और पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करें। अच्छा, ताकि बाद में कोई एहसान न जता सके राज्य सरकार। बिल्कुल, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। ये तो वाकई दिलचस्प नुक्ता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद सबसे अहम है, हाई कोर्ट की शक्तियां, उनका अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन। हाँ जी। यहाँ अनुच्छेद 226 का जिक्र बार बार आता है। ये क्या बला है? बला नहीं, बल्कि नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा कवच है। कवच? कैसे? अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को असाधारण शक्ति देता है रिट जारी करने की। रिट मतलब एक तरह का खास अदालती आदेश। हाँ, रिट्स के बारे में सुना है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस। बिल्कुल वही। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, या किसी और कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स का हनन हो रहा हो, तो वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। सीधे हाई कोर्ट? निचली अदालत जाने की जरूरत नहीं? नहीं, इस मामले में सीधे जा सकते हैं। हाई कोर्ट फिर रिट जारी करके उस अधिकार को लागू करवा सकता है। जैसे किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, रिट से उसे पेश करने का आदेश देना, या किसी सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने का निर्देश देना, परमादेश यानी मैंडमस। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही नहीं, किसी भी कानूनी हक के लिए हाईकोर्ट जाया जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत? बिल्कुल। और यहीं पर हाईकोर्ट की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति, जो अनुच्छेद 32 में है, उससे भी ज्यादा व्यापक हो जाती है। ओ, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा? कैसे? सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी। अच्छा, तो अगर कोई और लीगल राइट वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, रिट के लिए। बाकी अपील वगैरह में तो जा ही सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, पर रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का इस मामले में वाइडर है। ये आम नागरिक को न्याय पाने का एक और मजबूत रास्ता देता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पता नहीं था मुझे। और क्या शक्तियां हैं हाई कोर्ट के पास? नोट्स में अनुच्छेद 227 का भी जिक्र है, अधीक्षण या सुपरिंटेंडेंस। हाँ, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट अपने राज्य की सभी निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स, हाँ, फौजी अदालतों को छोड़ करके कामकाज पर नजर रखता है। नजर रखता है मतलब? नियमों के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं। जैसे कोई सुपरवाइजर? हाँ, एक तरह से। वो उनसे रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, उनके लिए नियम बना सकते हैं, फीस वगैरह तय कर सकते हैं। ये एक तरह से पूरे राज्य की न्याय व्यवस्था का क्वालिटी कंट्रोल है, ताकि न्याय की गुणवत्ता बनी रहे। ये भी जरूरी है। और अपील सुनने का अधिकार तो होता ही होगा, जैसे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ। बिल्कुल, ये उनका मुख्य काम है। इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। ज्यादातर मामले निचली अदालतों से अपील में ही हाई कोर्ट आते हैं। किस तरह के मामले? चाहे वो जमीन जायदाद के झगड़े हों, जिन्हें दीवानी या सिविल मामले कहते हैं, या चोरी, मारपीट, कत्ल जैसे अपराध, जिन्हें फौजदारी या क्रिमिनल मामले कहते हैं। अच्छा, सिविल और क्रिमिनल दोनों? हाँ, यहाँ तक कि अगर किसी निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से होनी जरूरी है, भले ही अपील की गई हो या ना की गई हो। ओह, डेथ सेंटेंस को कंफर्म ही करना पड़ेगा हाई कोर्ट को? जी है। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है, और हाई कोर्ट एक तरह से सेफ्टी चेक का काम करता है। कुछ मामले सीधे हाई कोर्ट में भी शुरू हो सकते हैं क्या, बिना निचली अदालत में गए? हाँ, कुछ खास तरह के मामले सीधे हाई कोर्ट में दायर हो सकते हैं। इसे मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। जैसे सांसदों या विधायकों के चुनाव से जुड़े विवाद, या फिर वसीयत, शादी, तलाक, कंपनी कानून से जुड़े कुछ मामले। और हाँ, अगर कोई अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, तो ये मामला भी हाईकोर्ट सीधे सुन सकता है। अच्छा, चुनाव वाले मामले सीधे हाईकोर्ट जाते हैं? हाँ, इलेक्शन पिटीशन सीधे हाईकोर्ट में फाइल होती हैं। नोट्स में एक और शब्द है, अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले नजीर बनते हैं। उनके सभी निर्णय और कार्यवाही आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उनका कानूनी महत्व होता है। नजीर मतलब? प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट। आप उन्हें सबूत माना जाता है, और किसी निचली अदालत में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो बाइंडिंग होते हैं नीचे की अदालतों पर। ओके। और दूसरा? दूसरा, अगर कोई व्यक्ति
या संस्था जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना करती है या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, तो हाई कोर्ट उसे अदालत की अवमानना के लिए सजा दे सकता है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल। ये शक्तियां अदालत की गरिमा और उसके फैसलों का सम्मान बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। इतिहास देखें तो सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का नाम आता है, जो 1862 में बने थे। जी हाँ, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत। और सबसे नए नोट्स के मुताबिक 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग-अलग हाई कोर्ट बने। सही है, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद। तो ये तो हुई हाई कोर्ट की बात, राज्य की सबसे बड़ी अदालत जिसके पास इतनी सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आम आदमी का सामना तो ज्यादातर इनसे नीचे की अदालतों से होता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर लोगों का पहला वास्ता निचली अदालतों से ही पड़ता है। चलिए अब उन पर आते हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, संविधान में कहाँ इनके बारे में? इनके बारे में संविधान के भाग 6 में ही अनुच्छेद 233 से 237 तक बताया गया है। ओके, तो जिले में सबसे बड़ा जज कौन होता है? जिले में सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की सलाह पर। फिर से हाई कोर्ट की सलाह? हाँ, यहाँ भी हाई कोर्ट की सलाह जरूरी है ताकि जिला स्तर पर भी न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहे, स्वतंत्रता बनी रहे। और जिला जज बनने के लिए क्या चाहिए? क्या वही योग्यता जो हाई कोर्ट जज के लिए? नहीं, थोड़ी अलग है। नोट्स कहते हैं कि वो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में ना हो। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। हाँ, और कम से कम 7 साल वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो। 7 साल? हाई कोर्ट जज के लिए 10 साल था। जी, और तीसरी शर्त, हाई कोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। ओके, तो यहाँ भी हाई कोर्ट का रोल अहम है। बहुत अहम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी निचली अदालतों पर पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है। अनुच्छेद 235 ये साफ करता है। पूरा कंट्रोल मतलब जजों की पोस्टिंग कहाँ होगी, उनका प्रमोशन कैसे होगा, उन्हें छुट्टी कैसे मिलेगी, उनका कंडक्ट कैसा है, ये सब हाई कोर्ट तय करता है। अच्छा, तो राज्य सरकार का कोई दखल नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में नहीं। ये प्रावधान निचली अदालतों की स्वतंत्रता के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है, ताकि वो बिना किसी स्थानीय नेता या अफसर के डर या दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इन निचली अदालतों का स्ट्रक्चर कैसा होता है आमतौर पर? मोटे तौर पर समझे तो दीवानी मामलों के लिए जिला स्तर पर जिला जज की अदालत होती है। ठीक है। उनके नीचे सब जज, सबऑर्डिनेट सिविल जज होते हैं, और फिर मुंसिफ जज होते हैं। ये हायरार्की है। ओके, और क्रिमिनल मामलों के लिए? फौजदारी मामलों के लिए सेशंस जज की अदालत होती है। ये डिस्ट्रिक्ट जज से अलग होते हैं? अक्सर जिला जज ही सेशंस जज का काम भी देखते हैं। जब वो सिविल केस सुनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, जब क्रिमिनल केस सुनते हैं तो सेशंस जज। अच्छा, एक ही व्यक्ति? हाँ, आमतौर पर। उनके नीचे चीफ जुडिशनल मैजिस्ट्रेट CJM और फिर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशनल मैजिस्ट्रेट होते हैं। बड़े शहरों महानगरों में इन्हें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई में। ओके, तो यही वो अदालतें हैं जहां ज्यादातर लोगों के मामले सबसे पहले जाते हैं? जी हाँ, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। ये तो हुई हमारी रेगुलर अदालतें, लेकिन आजकल कई और तरह की अदालतों या पहलुओं का भी जिक्र सुनने में आता है। नोट्स में भी लोक अदालत, ग्राम न्यायालय जैसी बातें लिखी हैं। इनका क्या मकसद है? देखिए, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। हमारी पारंपरिक न्याय व्यवस्था पर बोझ बहुत है, मामले सालों साल चलते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ी शिकायत है। और ये महंगी भी हैं, जटिल भी। इसी समस्या से निपटने और न्याय को आम आदमी के करीब लाने के लिए ये नई पहलें शुरू की गईं। जैसे लोक अदालत, इसका क्या फंडा है? लोक अदालत यानी लोगों की अदालत, जैसा नाम वैसा काम। इसका मूल सिद्धांत है आपसी सुलह समझौता, कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कोर्ट कचहरी वाला फैसला नहीं, बल्कि समझौता। हाँ, यहाँ कोशिश होती है कि दोनों पक्ष बातचीत से किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। इसमें वकील भी हो सकते हैं, नहीं भी। माहौल थोड़ा अनौपचारिक होता है। तो फायदा क्या है इसका? फायदा ये कि समय भी कम लगता है, पैसा भी बचता है, और सबसे बड़ी बात, रिश्तों में कड़वाहट भी कम होती है, क्योंकि फैसला आपसी सहमति से होता है। हाँ, ये तो है। खासकर बैंक लोन वसूली, बिजली पानी के बिल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, छोटे मोटे सिविल या कंपाउंडेबल क्रिमिनल मामले, इनमें ये बहुत सफल रही हैं। और इसका फैसला मान्य होता है। बिल्कुल, इसका फैसला भी रेगुलर कोर्ट की डिग्री जितना ही मान्य होता है। और एक और बात, इसके फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं होती। अपील नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो आपसी सहमति से हुआ है।
जब दोनों पार्टी राजी हैं तो अपील कैसी? सही बात है। नोट्स में जिक्र है कि पहली लोक अदालत 1985 में दिल्ली में लगी थी। जी हाँ, 6 अक्टूबर 1985, और जस्टिस पी.एन. भगवती, जो जनहित याचिका PIL के लिए जाने जाते हैं, ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत चलती हैं। अच्छा, और ग्राम न्यायालय, ये क्या गांव की पंचायत जैसा कुछ है? नहीं, ये पंचायत से अलग है, बाकायदा कानूनी अदालत है। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत इन्हें बनाया गया है। इनका मकसद ये है कि गांव के लोगों को उनके छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी विवादों के लिए तहसील या जिले के चक्कर ना काटने पड़े। न्याय उनके दरवाजे के पास ही उपलब्ध हो, सस्ता और सुलभ। जस्टिस एट डोरस्टेप। हाँ, कुछ वैसा ही। ये न्याय के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि अभी हर जगह उतनी प्रभावी नहीं हो पाई हैं जितनी उम्मीद थी। इनके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट और मोबाइल कोर्ट का भी जिक्र है। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो जैसा नाम से ही जाहिर है, ये खास तौर पर कुछ तरह के मामलों जैसे गंभीर अपराधों या सालों से लंबित पड़े मामलों की सुनवाई तेजी से करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि जल्दी इंसाफ मिले। बिल्कुल। और मोबाइल अदालत यानी चलती फिरती अदालत, एक वैन में कोर्ट। अरे वाह, ये कहाँ चलती हैं? ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए है जहां लोगों के लिए कोर्ट तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है। पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके। तो कोर्ट खुद उन तक पहुंच जाती है? हाँ, नोट्स में बताया गया है कि पहली मोबाइल अदालत 2007 में हरियाणा के मेवात, अब नूह जिले में शुरू हुई थी, और उसका उद्घाटन खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। क्या बात है! ये दिखाता है कि न्याय को सुलभ बनाने के लिए किस तरह के नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ खास मकसद वाली अदालतें भी हैं, जैसे सामान खरीदने बेचने में धोखाधड़ी हो तो उपभोक्ता अदालतें, कंज्यूमर कोर्ट्स। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। पर्यावरण बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, जो 2010 में बना। जी, पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी। बच्चों से जुड़े मामलों के लिए किशोर न्यायालय, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। और फौजियों के मामलों के लिए सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल। जी, उनका अपना अलग सिस्टम है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल भी है अपील के लिए। तो मतलब अदालतों का एक पूरा जाल है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, सबसे ऊपर हाईकोर्ट, जो संविधान का रक्षक है, अधिकारों को लागू करवाता है और नीचे की अदालतों पर निगरानी रखता है। फिर आती है अधीनस्थ न्यायपालिका, जिला अदालतें, मजिस्ट्रेट कोर्ट, जहां रोजमर्रा के हजारों मामले निपटते हैं। ये आम आदमी के लिए न्याय का पहला पड़ाव है। सही। और फिर हैं ये विशेष पहलें, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, NGT वगैरह, जो पारंपरिक व्यवस्था की कमियों को दूर करने और न्याय को ज्यादा प्रभावी, तेज और सुलभ बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सब मिलकर राज्य स्तर पर न्याय देने का एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण ताना बाना बुनते हैं। बिल्कुल सही। सही कहा। हाईकोर्ट की भूमिका जहां निगरानी और बड़े संवैधानिक मामलों की है, वहीं आम नागरिक का पहला वास्ता तो अक्सर जिला जज, मजिस्ट्रेट या फिर लोक अदालत से ही पड़ता है। एकदम। ये निचली अदालतें और लोक अदालत जैसी पहलें ही असल में तय करती हैं कि आम आदमी को न्याय कितना सुलभ है और कितनी जल्दी मिलता है। हाँ, और ये पारंपरिक अदालतों का बोझ भी कम करती हैं, खासकर लोक अदालतें। तो आज हमने इन नोट्स के सहारे भारतीय न्याय व्यवस्था के राज्य स्तरीय ढांचे को समझने की कोशिश की। हाईकोर्ट की बनावट, उनकी अहम शक्तियां, जजों की नियुक्ति का तरीका और फिर नीचे जिला स्तर तक फैली अधीनस्थ अदालतों का नेटवर्क। जी। साथ ही हमने लोक अदालत और ग्राम न्यायालय जैसी कोशिशों को भी जाना, जो न्याय को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। हाँ, ये नोट्स हमें दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग स्तर की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हैं और मिलकर काम करती हैं। हाईकोर्ट के व्यापक संवैधानिक अधिकारों से लेकर लोक अदालतों की जमीनी पहुंच तक ये पूरी व्यवस्था कानून के राज और नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत के लिए बनाई गई है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। भारत इतना बड़ा और विविध देश है, करोड़ों मुकदमे अदालतों में लंबित है, पेंडेंसी तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत बड़ी। न्याय पाने में अक्सर सालों लग जाते हैं और खर्चा भी बहुत होता है। ये भी सच है। ऐसे में क्या ये मौजूदा ढांचा और लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी पहल हर दरवाजे पर न्याय, जस्टिस एट द डोरस्टेप के आदर्श को पाने के लिए काफी है? बड़ा सवाल है। या हमें झगड़े सुलझाने के और भी नए और शायद टेक्नोलॉजी पर आधारित विकेंद्रीकृत तरीकों की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह? बिल्कुल, इस पर सोचना और काम करना बहुत जरूरी है।
शायद मौजूदा सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी दोनों का मिश्रण ही आगे का रास्ता हो। इस पर सोचिएगा जरूर।